हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा अगेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और मैक्सिमा मिनिमा का वेटेज भी अच्छा है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हालांकि इसमें दो लेवल्स हम देख सकते हैं। जो जेई मेंस लेवल है वो इजी है, लेकिन एडवांस में बहुत अच्छे लेवल पर इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका थियोरेटिकल पार्ट स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम कंसेप्चुअली इसमें स्ट्रांग होंगे तो फिर क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा कई बार स्टूडेंट्स 11th में पढ़ते तो हैं मैथमेटिकल टूल्स में, फिजिक्स में, तो ये एक इम्प्रेशन उनको लग जाता है उस समय कि बस जितना उसमें पढ़ लिया एज अ मैथमेटिकल टूल्स उतना ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी। और अगर पहले से आता ही नहीं है कुछ भी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं तो कंफ्यूजन पहले से है ही नहीं, तो आगे भी नहीं रहेगा। तो मैक्सिमा मिनिमा जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअल में मैक्सिमा मिनिमा का डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेफिनेशन ही ठीक से समझ लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर उसको फाइंड करने के मेथड्स वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा मिनिमा। अब मैक्सिमा मिनिमा की डेफिनेशन देखें उसके पहले हम कुछ चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन क्योंकि उसमें ये यूज में आएंगे, जब हम वेरीफाई करेंगे तो उसमें यूज में आएंगे। तो पहले हम दो ऐसे पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद में फिर हम मैक्सिमा मिनिमा को स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला है क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट ये मैक्सिमा मिनिमा का ही एक पार्ट है। तो हम पहले क्रिटिकल पॉइंट देख रहे हैं और उसके बाद में फिर इस पर आएंगे। तो द पॉइंट्स in the domain of fx where f dash x equal to 0 or f dash x does not exist are called critical points। देखिए, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने की जरूरत होगी जब हम मैक्सिमा मिनिमा का को फाइंड करने का एल्गोरिदम देखेंगे। तो उसके पहले क्रिटिकल पॉइंट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स? फंक्शन fx के डोमेन में वो सारे पॉइंट्स जिस पर f डैश x या तो 0 है या एग्जिस्ट ही नहीं होता, वो सब जो है वो क्रिटिकल पॉइंट होंगे। अब देखिए, डोमेन में बात हो रही है, इसका मतलब फंक्शन उस गिवन इंटरवल में कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस अगर हो गया तो यहां पर ये जरूरी नहीं है, खैर डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में तो हो सकता है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं जिसमें स्पेशल फंक्शंस को हम हटा दें तो फिर वो कंटिन्यूअस उनके डोमेन में कंटिन्यूअस ही होते हैं। हम यहाँ पर जो कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनकी बात कर रहे हैं। स्पेशल फंक्शन तो अपने डोमेन में भी डिसकंटिन्यूअस हो ही जाते हैं, हमें अच्छे से पता है पहले से। तो ध्यान ये रखना है कि डोमेन में ही वो पॉइंट, ऐसे वाले पॉइंट्स जिस पर एफ डैश एक्स या तो 0 है या फिर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है, वो उनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो जब भी किसी फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो हमें क्या करना है? एफ डैश एक्स 0 करना है, एफ डैश एक्स फाइंड करना है, और ये देखना है कि वो किस किस पॉइंट पर 0 हो रहे हैं, और ये चेक करना है किस किस पॉइंट पर नॉट डिफाइंड है, वो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। At the critical points, the tangent to the curve is either parallel to x-axis or parallel to y-axis, or it cannot assume a definite shape। इसमें सारी बातें आ गई हैं। देखिए, डेरिवेटिव 0 है तो इसका मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू x-axis। डेरिवेटिव इज नॉट डिफाइंड, उसके दो मतलब हो सकते हैं। टेंजेंट वर्टिकल हो गया एक तो, या फिर अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया गिवन इंटरवल में, या फिर शार्प एज भी आ गया। इसका शार्प एज आ गया तो डेफिनेट शेप नहीं होगा, और बीच में अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो भी हम यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। लेकिन
डिसकंटिन्यूअस, जब मैक्सिमम मिनिमा की हम बात करेंगे ना, तो वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कभी नहीं देंगे, वो बस हो सकता है नॉन डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। लेकिन हम ये अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन वो देंगे ही नहीं। 99.99% प्रॉब्लम तो 100% ऐसे ही आते हैं जिसमें फंक्शन तो कंटिन्यूअस ही होता है और फिर वो पूछते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अब देखते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड करें। जैसे बात हुई, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, अब मॉड साइन एक्स के क्रिटिकल पॉइंट्स, तो यहाँ हमें डेरिवेटिव फाइंड करने की ऐसे जरूरत नहीं है। आप देखें मॉड साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई ये सब है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब है कि इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो क्या हो गए, n पाई हो गए, क्योंकि इनफैक्ट n पाई बाय 2 हम बोलेंगे, क्योंकि देखिए पाई पर तो नॉट डिफाइंड है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर नॉट डिफाइंड है, और पाई बाय 2, ठीक है, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, इन पर इसमें जो टेंजेंट है वो कैसी हो रही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सब पर f डैश x 0 है। सो फाइनल आंसर क्रिटिकल पॉइंट्स x इक्वल टू n पाई बाय 2, n बिलोंग्स टू i, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। हमें देखना क्या है कि फंक्शन का डेरिवेटिव किन किन पॉइंट्स पर 0 है और किन पॉइंट्स पर नॉट डिफाइंड है। अब ग्राफ से आसानी से बता पा रहे हैं तो ग्राफ से करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ दिस फंक्शन, अब ये है यहाँ पर, तो सबसे पहले हमें डेरिवेटिव इसका फाइंड करना पड़ेगा। fx इक्वल टू, सबसे पहले तो इसको लिख लिया x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर when x is greater than or equal to 1, less than 1 पर 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। फर्दर हम लिख सकते हैं 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ पर आएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स लेस देन 1। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि सबसे पहले तो ये 1 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं, 1 के अलावा तो ये हमेशा डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, और डेरिवेटिव किस पॉइंट पर 0 है वो चेक करना है। तो सबसे पहले 1 पर अगर हम कंटिन्यूटी देखें तो इट इज कंटिन्यूअस, क्योंकि 1 पर 0 आ रहा है, तो हम डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसका हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब, यहां पर आ जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, और यहां आ जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स लेस देन 1, ठीक है। अब सबसे पहले तो एग्जैक्टली 1 पर हम देखें, तो एग्जैक्टली 1 पर क्या होगा, एफ डैश 1 प्लस फाइंड किया, 1 प्लस, तो 1 रख दो, यहाँ पर क्या मिल रहा है, वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि ये माइनस 1 और ये प्लस 1, और एफ डैश 1 माइनस फाइंड किया, तो उस केस में यहाँ माइनस 1, इट मीन्स फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 1। तो एक तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 हो गया। दूसरा, अदर देन 1 हम देखें और एफ डैश एक्स फाइंड करें, एफ डैश एक्स सपोज फॉर एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए एफ डैश एक्स, तो वो तो यही है एफ डैश एक्स, एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, लेस देन 1 के लिए बस अपोजिट साइन के साथ में आ जाएगा, इसको इक्वल टू 0 किया, तो यहां पर वापस से पॉइंट वही मिलना है, एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, और वैसे भी देख रहा है हमें कि ये डेरिवेटिव किस पे 0 होगा, x इक्वल टू 1 पर ही 0 होगा, ठीक है। तो अगेन हमें यहाँ पर x इक्वल टू 1 ही मिल रहा है, इट मीन्स फंक्शन
का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो है x इक्वल टू 1। ये इसका क्रिटिकल पॉइंट हुआ। अब ये जो क्वेश्चन है ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और ये क्वेश्चन है इसमें बोला है फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच फंक्शन possesses क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इसमें सबसे देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट्स का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। एफ डैश एक्स या तो 0 या नॉट डिफाइंड। अब यहां पर एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड नहीं होगा, ऑलवेज डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। यहां वो इश्यू तो है ही नहीं। हमें अब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करना है ना। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 जब आप करेंगे तो -1/2 ये हो गया साइन ऑफ x/2 इंटू a² माइनस 3a प्लस 2 प्लस a-1। ये किया, डेरिवेटिव इसका फाइंड किया, साइन का कॉस का हो गया माइनस साइन, ठीक है, x/2 का 1/2, इसका कोएफिशिएंट a² माइनस 3a प्लस 2 दिस थिंग इक्वल टू 0। अब यहां पर साइन x/2 हम फाइंड कर रहे हैं, तो साइन x/2 ये हो गया 1/2 साइन x/2 इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया 1 - a होल अपॉन, और इस 2 को भी उधर ले जाएं, ये 1 - a 2 को यहां लिख दिया और इससे डिवाइड कर दिया। तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है, जब 2 यहां ले गए तो ये 2 को यहां से हटा देंगे, माइनस साइन भी इधर लगा देते हैं, और अपॉन में a² माइनस 3a प्लस 2, ये मिल गया साइन x/2, जिसको फर्दर हम ये लिख सकते हैं, माइनस को भी आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू a-1 अपॉन a² माइनस 3a प्लस 2। चलिए ये आ गया। अब इसमें जब ऐसा हम लिखेंगे तो एक एरर हो सकता है, उसको हमें अवॉइड करना है, ठीक है। यहां पर अभी हमने ऑब्जर्व किया कि इसके फैक्टर हो रहे हैं a-2 इंटू a-1। हो सकता है हम a-1 को a-1 से यहाँ कैंसिल आउट कर दें, और जब आप कैंसिल आउट कर दोगे तो a का एक वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा। उस चीज का हमें थोड़ा सा पहले से ध्यान रखना पड़ेगा। तो या तो उसको आप पहले से ध्यान रखो, या फिर a-1 यहीं से कॉमन ले लो, जैसा ठीक लगे वैसा करें। a इक्वल टू कैंसिल आउट कर रहे हो तो आपको ये बताना पड़ेगा पहले से कि a का वैल्यू 1 भी है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, इस स्टेप को ऐसा ना लिखते हुए, इसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन आपको फिर वहां ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर आ रहा है, नहीं आ रहा होता तो फिर ऐसे ही हम करते। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें पहले कॉमन फैक्टर लेंगे और उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1/2 साइन x/2, यहां हो गया a-1 इंटू a-2 प्लस a-1 इक्वल टू 0। अब इसमें हम कॉमन फैक्टर लेंगे और उसके बाद फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो अब कॉमन लिया, a-1 यहां पर आ गया -1/2 साइन x/2, ये टर्म ऐसा ही है, इंटू a-2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पर ये मिल गया a इक्वल टू 1, पहला तो मिल गया a इक्वल टू 1, और नेक्स्ट तो a इक्वल टू 1 पर क्या होगा, a इक्वल टू 1 पर f डैश x 0 हो रहा है, ठीक है। तो ये तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है ही,
और भी हैं क्या, वो हम चेक कर रहे हैं। -1/2 sin x/2 इंटू, अब यहां पर क्या है, a-2 + 1 = 0, तो इधर ले गए -1, माइनस से माइनस हटा देंगे अब, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखें आप sin x/2 क्या आ जाएगा, 2/a-2, sin x/2 = 2/a-2, यही था, a-2, 2/a-2, ठीक है, 2/a-2। अब sin x का वैल्यू, sin x का रेंज क्या होता है, -1 to +1, सो 2/a-2 मस्ट बी इन बिटवीन -1 to +1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक तो ये आ जाएगा 2/a-2 + 1 > 0 एंड 2/a-2 - 1 < (<0), 2 + a-2 upon a-2 greater than equal to 0 and 2 - a + 2 upon a-2 less than equal to 0। ये कैंसिल आउट हो गया, a/a-2 greater than equal to 0 and 4a - a/a-2 less than or equal to 0। तो यहाँ से हमें मेथड ऑफ इंटरवल से जब हम फाइंड करेंगे, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a-4 a-2 और ये ग्रेटर देन 0। इसका सॉल्यूशन आएगा 0 to -∞ to 0 यूनियन 2 to, ये देखिए इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्योंकि ये तो 11th का टॉपिक था, इसमें हम 2 को तो इंक्लूड नहीं कर सकते हैं अभी, लेकिन 0 को कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हालांकि एक्सट्रीम पॉइंट को अलग से भी चेक करना होता है हमेशा ही, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, -∞ to 2 यूनियन 4 to ∞, तो इनका जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा वो आएगा a belongs to -∞ to 0 यूनियन 4 to ∞, और 1 हमने पहले ही फाइंड कर लिया था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हालांकि ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं जैसे 0 और 4, इसको हमें चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। 0 और 4 को हम यहाँ पर चेक करके देख सकते हैं कि उनको इंक्लूड करना या नहीं करना है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि क्योंकि क्यों हमें चेक करना चाहिए, क्योंकि जब हम इक्वेशन डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उस समय कोई फैक्टर डिनोमिनेटर में आ सकता है, लेकिन इनिशियली तो वो डिनोमिनेटर में है नहीं, तो हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट्स को हमें चेक करना ही चाहिए। इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। अब दूसरा आता है स्टेशनरी पॉइंट्स। जैसे क्रिटिकल पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से स्टेशनरी पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट्स पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। इसका डेफिनेशन देखते हैं। द पॉइंट और पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ f(x) वेयर f'(x) इक्वल टू 0। देखिए क्रिटिकल पॉइंट में दो कंडीशंस थी, f'(x) इक्वल टू 0 एंड f'(x) डज नॉट एग्जिस्ट। यहां केवल एक ही कंडीशन है, f'(x) इक्वल टू 0। f'(x) इक्वल टू 0 अगर हो गया तो बस वही स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। जैसे अब क्वेश्चन के थ्रू देखें, फाइंड क्रिटिकल एंड स्टेशनरी पॉइंट ऑफ द फंक्शन। तो दोनों ही केस में हमें f'(x) तो फाइंड करना ही पड़ेगा, तो f'(x) फाइंड कर लेते हैं। इसमें डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट रूल 2/3 x - 2 होल पावर 2/3 - 1 1/3 इंटू 2x + 1 प्लस इसका हो गया 2x - 2 होल पावर 2/3 इक्वल टू 0। अब यहां हमें दिख रहा है x इक्वल टू 2, ये -1/3 है, ठीक है।
2/3 माइनस 1। तो ये जो है x इक्वल टू 2 पर क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो एक तो क्रिटिकल पॉइंट तो हो गया इसका 2, लेकिन स्टेशनरी पॉइंट भी चाहिए। एफ डैश एक्स किस पर 0 है वो भी हमें देखना है। चलिए तो इसको ऐसा लिखते हैं 2 इंटू 2x प्लस 1 बाय 3 इंटू एक्स माइनस 2 होल पावर 1/3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 होल पावर 2/3 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं। 3 इंटू एक्स माइनस 2 होल पावर 1/3 और ये हो जाएगा, अभी ऐसे लिख लो 2 टाइम्स 2x प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स, यहां पर जब एलसीएम लेंगे ये 3 भी जाएगा तो 2 इंटू 3 6 हो गया और 2/3 प्लस 1/3 1, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4x प्लस 2 प्लस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0। 10x इक्वल टू 10, बढ़िया है, 10x इक्वल टू 10, सो x इज इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 हो गया इसका स्टेशनरी पॉइंट्स, और क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गया इसके 1, 2, क्योंकि 2 पर ये इसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब क्योंकि हमें जब हम मैक्सिमा मिनिमा को डिस्कस करते हैं या करेंगे, तो हमें उसमें जब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पर जाएंगे तो हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सिग्निफिकेंस भी पता होना चाहिए कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सबसे पहले इसको देखेंगे, फिर डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा उसके बाद में हम देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का तो हमें मीनिंग मालूम है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें उसको भी समझें, उसके पहले ये समझना पड़ेगा कॉनकेव अपवर्ड कर्व क्या होता है, कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व क्या होता है। ऐसे तो हमें मालूम है कॉनकेव अपवर्ड ये हो गया, कॉनकेव डाउनवर्ड ऐसा हो गया, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। An arc of a curve y equal to fx is called concave upward if at each of its point the arc lies above the tangent at a point। देखिए ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। बस ऐसा बोल दें कि यहाँ पर ये कॉनकेव अप है, इससे काम नहीं चलेगा। अब इस डेफिनेशन में क्या बोला है, केवल एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते ही आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए इधर इस कर्व पर कहीं पर भी पॉइंट ले लीजिए कहीं पर भी, चलो यहां कर देता हूं मैं पॉइंट, ये कर्व है, कर्व को वापस बना ही लेते हैं। ये इस पर टेंजेंट है। अब बाकी के पॉइंट्स आप देखिए कर्व के सारे पॉइंट्स इसके अबव हैं, यही लिखा हुआ है इसमें। If each of its point the arc lies above the tangent at the point, आपने यहां पर इस कर्व पर कहीं पर भी पॉइंट लिया होता और उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते, तो उस टेंजेंट के रेस्पेक्ट में ये आर्क उसके तो ऊपर ही होगा, रिमेनिंग पॉइंट्स इसके ऊपर की तरफ ही होंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो नीचे आए। तो ये होता है कॉनकेव अपवर्ड कर्व। सिमिलरली जैसे ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, अब यहां बात हो रही है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रिप्रेजेंट क्या करता है, इसको और ध्यान से हमें देखना पड़ेगा। देखिए ये जो है ये डिक्रीजिंग कर्व है, दिख रहा है हमें अच्छे से, मोनोटोनिसिटी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। डिक्रीजिंग कर्व है तो एफ डैश एक्स तो यहाँ कैसा होगा, नेगेटिव होना ही है। एफ डबल डैश एक्स कैसा होगा वो हमें देखना है। इस केस में एफ डबल डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0। तो ये क्यों ग्रेटर देन 0 है ये हमें समझना पड़ेगा।
जैसे इस पर हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, 2 पॉइंट्स, कर्व को थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेना तो यही है, पॉइंट्स को थोड़े ज्यादा डिस्टेंस पर लेते हैं ताकि समझ में आए। एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, और उस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ये इस पर टेंजेंट आ गया। एक पॉइंट और लेते हैं, यहां ले लिया, और इस पर ये टेंजेंट आ गया। सपोज ये θ1 है और ये एंगल θ2 है। तो ये 2 पॉइंट्स हमने लिए, θ1 θ2, ये θ1 है और ये θ2, ठीक है। हमें क्या देखना है, डेरिवेट डबल डिफरेंशिएशन है ना, f डबल डैश x, f डैश x तो मालूम ही है कि वो डिक्रीजिंग है, इसलिए f डैश x लेस देन 0 होगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब यहां पर आप देखिए, आपको ये दिख रहा है कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2, ये एंगल जो है ये θ2 है, और जैसे जैसे यहां पर इस डायरेक्शन में हम जाएंगे, जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जाएंगे तो मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम जाएंगे तो एंगल कैसा होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, एंगल इंक्रीज होता जाएगा। अब अगर हम यहां पर ऐसा देखें कि एक एंगल ये सपोज यहां पर θ1 150 डिग्री है और θ2 को हम कंसिडर कर लेते हैं 120 डिग्री, तो tan 150 डिग्री का क्या वैल्यू मिल रहा है, 90, या तो 90 + 60 या 180 - 30 से देखेंगे तो -1/√3, और tan 120 कैसा मिल रहा है, वो मिलेगा -√3। विच वन इज ग्रेटर, कौन सा इसमें हमें ग्रेटर मिल रहा है, तो यहां पर ये -3 यहां पर जो है ये -1.732 है, जबकि ये पॉइंट समथिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि tan 150 का वैल्यू tan 120 से ज्यादा है। इस डायरेक्शन में जब हम जा रहे हैं तो डेरिवेटिव का वैल्यू कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डेरिवेटिव का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि f डैश x इंक्रीजिंग है, और f डैश x इंक्रीजिंग होता है तो उसका जो डेरिवेटिव हमें मिलेगा कैसा मिलेगा, ग्रेटर देन 0। इसलिए यहां पर ये हमें मिला है f डैश x लेस देन 0, f डबल डैश x ग्रेटर देन 0। तो ये हमें कॉन्केविटी की ये वाली बात हमेशा ध्यान रखना है, f डैश x 0, f डबल डैश x f डैश x लेस देन 0, f डैश x तो हमें दिख ही जाएगा, हमें f डबल डैश x को देखना है। तो इस टाइप का जब भी कर्व होगा तो f डबल डैश x कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। यहां पर भी सेम वही बात है, इस ग्राफ में भी जब आप देखेंगे बस ये कंडीशन चेंज हो गई, यहां f डैश x लेस देन 0 था, यहां f डैश x ग्रेटर देन 0 है, लेकिन f डबल डैश x जो है वो इस केस में भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। और इसको भी आप चाहें तो 2 टेंजेंट ड्रॉ करके देख सकते हैं। जैसे यहां पर टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, ये θ1 है, यहां टेंजेंट ड्रॉ किया, ये θ2 है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है अभी थीटा, ठीक है, क्योंकि
लेस देन 90 डिग्री है, और 10 का वैल्यू कैसा होता है, इंक्रीज होता है 0 से π/2 में। जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेरिवेटिव का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है। स्लोप के इंक्रीज होने का मतलब है f"x कैसा है, पॉजिटिव। दोनों ही केस में f"x पॉजिटिव होगा। तो आपको पहली कौन सी बात हमेशा के लिए ध्यान रख लेना है कि अगर ग्राफ कॉनकेव अप है तो डेरिवेटिव का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और सेम लॉजिक डाउनवर्ड में लगाएंगे तो हमें अपोजिट कंडीशंस मिलने लगेंगी। तो अब जो है हम यहां पर देख रहे हैं कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व देख रहे हैं। बेसिकली यहां पर अपवर्ड लिखा है, लेकिन ये क्या है, कॉनकेव डाउनवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व। An arc of curve y equal to fx is called concave downward if at each of its point the arc lies below the tangent। जो अभी डिस्कस किया है उसका अपोजिट कंडीशन लगा देना है, बस इतना ही है। अब सारे पॉइंट इसके बिलो हैं, इसमें भी दो केसेस हैं। अगेन ये डिक्रीजिंग है तो यहाँ f'(x) तो लेस देन 0 होना ही है, f"x भी लेस देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि अब जैसे जैसे हम आगे की डायरेक्शन में जाएंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसा होगा, डिक्रीज होता जाएगा। मतलब डेरिवेटिव डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका डबल डेरिवेटिव कैसा होगा, लेस देन 0। सेम अगर एक और हम ग्राफ देखें तो इसमें भी डेरिवेटिव कैसा होगा, लेस देन 0। लॉजिक सेम है, उसी तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब केवल इतना ध्यान रखना है, कॉनकेव डाउनवर्ड है, ठीक है, कॉनकेव अपवर्ड है, तब तो f" कैसा था, पॉजिटिव, और कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व है तो लेस देन 0। याद रखना भी आसान है, डाउनवर्ड लेस देन 0, अपवर्ड ग्रेटर देन 0, लेकिन कौन, डबल डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव की जहां तक बात है वो तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से हमें पहले से पता ही है कि हम कैसे फाइंड करेंगे। तो अभी जो हमने कॉन्केविटी देखा, कॉनकेव अपवर्ड कर्व, कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व, अब हमें ये देखना है कि इनका यूज करके हम कुछ इनइक्वालिटीज को कैसे प्रूव करेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है और इसमें बोला है f'(x) ग्रेटर देन 0, f"(x) लेस देन 0, where x1 लेस देन x2, then show that this thing। अब सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 है, f'(x) ग्रेटर देन 0। f'(x) ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब होता है, f'(x) ग्रेटर देन 0 का मतलब है फंक्शन इज इंक्रीजिंग। फंक्शन तो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग के दो ग्राफ बनते हैं। अगर हम देखें तो इंक्रीजिंग इस तरीके से इंक्रीजिंग हो सकता है और इस तरीके से इंक्रीजिंग हो सकता है, लेकिन दोनों में क्या बात है कि ये कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व है और ये कॉनकेव अपवर्ड कर्व है। ये कैसे पता चलेगा, केवल f'(x) ग्रेटर देन 0 से हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा ग्राफ होगा, ये या ये। उसके लिए हमें जरूरत होगी f"(x) के साइन की। तो f"(x) जो है वो यहां पर दे रखा है लेस देन 0, और ये बात हुई थी कि जो f"(x) अगर लेस देन 0 होता है तो वो कॉनकेव डाउनवर्ड होता है, और f'(x) ग्रेटर देन 0 होता है तो वो कॉनकेव अपवर्ड होता है। देखिए यहां पर ये कॉनकेव डाउनवर्ड है तो f'(x) कैसा है, लेस देन 0 है, और कॉनकेव अपवर्ड है, ये कॉनकेव अपवर्ड, अपवर्ड में ये ग्रेटर देन 0 होता है। अभी जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उसमें क्या दिया हुआ है, f'(x) ग्रेटर देन 0 और f"(x) वो भी आई थिंक ग्रेटर देन 0 था।
कि लेस देन 0 था? अगर लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड कर देंगे। क्वेश्चन में है लेस देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0। तो जो हमने कॉन्केविटी वाले ग्राफ देखे हैं तो ये ग्राफ आएगा क्योंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, इंक्रीजिंग तो हमें रखना है, और डबल डैश एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 तो कॉन्केव डाउनवर्ड आएगा। तो सबसे पहला काम था हमारा इस क्वेश्चन में इसके ग्राफ को ड्रॉ करना। तो अब इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर देते हैं। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो ये वाला ग्राफ आएगा, इंक्रीजिंग, लेकिन एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है तो कॉन्केव डाउनवर्ड होगा। ये ग्राफ आ गया। अब इस पर हम 2 पॉइंट कंसिडर कर लेंगे। 2 पॉइंट कंसिडर करते हैं, x1 x2 जो उन्होंने दे रखा है, x ओरिजिन y, ये तो हो गया ग्राफ, और 2 पॉइंट हमने ले लिए, मान लीजिए ये x1 है और यहां पर x2 है। तो ये पॉइंट हो गया x1 f ऑफ x1, ये पॉइंट हो गया x2 f ऑफ x2, और ये हो गया कॉर्ड। सपोज ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है A, ठीक। अब यहां पर हमने एक पॉइंट लिया है P, P पॉइंट, और P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं, थोड़ा सा साइड में बनाते हैं क्योंकि एक लाइन भी ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे वो हम देखते हैं। लेकिन जो पॉइंट P हमने लिया है वो इस तरीके से लिया है कि पॉइंट P AB को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड करना है, 1:2 में। अब अगर ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, सेक्शन फॉर्मूले से 1:2 ले कि 2:1, 2:1 जो प्रूव करना है उसके हिसाब से हमें पॉइंट लेना पड़ता है। तो हम इसमें 2:1 ले लेते हैं। ग्राफ अपना था ये, ऐसा ले लिया 2:1, ठीक है। अब ये क्यों चेंज करते हैं या कैसे लेते हैं वो अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। हमने ले लिया 2:1, तो x1 सेक्शन फॉर्मूला लगाया, x1 प्लस 2x2 अपॉन 1 प्लस 2 3। सिमिलरली इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो आएगा f ऑफ x1 प्लस 2 इंटू एफ ऑफ x2, उसको भी लिख देते हैं, नीचे लिखते हैं उसको। ये जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को अभी यहाँ पर लिख देंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसमें बिलो दिस, ये P पॉइंट है। थोड़ा सा देखिए ये P पॉइंट है, ठीक है, जो इसको डिवाइड कर रहा है। एक लाइन ड्रॉ करते हैं पहले तो, और ये इस ग्राफ को Q पर कट कर रहा है। हम P और Q यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि डायग्राम क्लियरली आपको दिखाई दे। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 इंटू x1, x1 प्लस 2x2 अपॉन 3, f ऑफ x1 प्लस 2f ऑफ x2 बाय 3। ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P है। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q क्या आएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, क्योंकि ये एक वर्टिकल लाइन है तो इसमें x कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो ये आएगा x1 प्लस 2x2 बाय 3, कॉमा, अब इस x कोऑर्डिनेट को फंक्शन में रख देंगे तो f ऑफ
एफ ऑफ दिस वैल्यू मिलेगा, तो वो क्या आएगा, एफ ऑफ x1 प्लस 2x2 बाय 3, ये हमें मिल गया। अब आप देखिए, सपोज इस पॉइंट को हमने n कंसिडर किया है, n, तो फ्रॉम द डायग्राम it is clearly seen that qn is greater than pn, दिख रहा है, this thing is greater than this thing. Now qn means y coordinate of q, so f of x1 plus 2x2 by 3 is greater than this thing, y coordinate of p, f of x1 plus 2 f of x2 by 3। तो ये देखिए कितने आसानी से इसको कॉन्केविटी के बेसिस पर प्रूव कर दिया, अदरवाइज तो बहुत कुछ और भी करना पड़ सकता था। बढ़िया क्वेश्चन था। और एक और क्वेश्चन देखते हैं प्रूविंग इनइक्वालिटी का। fx is monotonically increasing for all x belongs to R and f double dash x greater than 0। देखिए ध्यान से, यहां पर ये जो फंक्शन है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है, और f डबल डैश x कैसा दे रखा है हमें, f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, f डबल डैश x, इसका मतलब वो कैसा है, कॉनकेव अप है। कॉनकेव अप है तो यहां पर जो ग्राफ आएगा f डैश x का, fx का, वो हम देखते हैं सबसे पहले और फिर प्रूव करेंगे, ठीक है। दोनों ग्राफ देखते हैं, फिर f इनवर्स का भी देखेंगे। तो जो दो कंडीशंस हैं, सबसे पहले हमें ये दे रखा है कि fx इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में दो केसेस बनते हैं, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। क्योंकि यहां पर f डैश x पॉजिटिव है तो ये कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ होगा। तो ये इस तरीके से हमें मिल गया कॉनकेव अपवर्ड। यहां पर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है, fx f डैश x ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग के लिए, और f डबल डैश x पहले से दे रखा है ग्रेटर देन 0। तो जब हम इसका इनवर्स फाइंड करेंगे तो इनवर्स फंक्शन तो y इक्वल टू लाइन y इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें इसका ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस टाइप से मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से मिल जाएगा। तो कॉनकेव ये अपवर्ड था तो उसका जो इनवर्स है वो कॉनकेव डाउनवर्ड हमें मिल जाएगा। अब यहां पर ये हमें ग्राफ मिल गया है f इनवर्स x का, y इक्वल टू f इनवर्स x। अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां पर 3 पॉइंट्स हैं, x1 x2 x3 हम कंसिडर करेंगे और फिर आगे क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, तो अब हमें ग्राफ मिल चुका है और ग्राफ हो गया था हमारा ऐसा, f इनवर्स x का ये ग्राफ था। इस पर हमने 3 पॉइंट्स कंसिडर किए, p q r। p q यहां ले लिया, r यहां कहीं ले लिया और इनको ज्वाइन कर दिया। सपोज ये p है, ये q और ये r, इनके कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 कॉमा f इनवर्स x1। ध्यान रखें क्योंकि ये जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है ये y इक्वल टू f इनवर्स x का है। q आ जाएगा x2 कॉमा f इनवर्स x2। और r x3 कामा f इनवर्स x3, ये हमें मिल गया,
ठीक है। अब यहां पर इसका सेंट्रोइड फाइंड कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इसका जो सेंट्रोइड है वो यहां कहीं है, ये सेंट्रोइड है, और इस सेंट्रोइड को बोल दिया हमने जी, ये हो गया सेंट्रोइड। ठीक है, सेंट्रोइड कंसिडर कर लिया। अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सेंट्रोइड को थोड़ा सा मैं जान करके, वैसे तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहां कहीं दिखेगा, यहां बना लेते हैं सेंट्रोइड को। यहां कहीं बना लेते हैं, ये हो गया जी। बस क्योंकि पूरा यहाँ पर डायग्राम का ही से ही क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए केयरफुली हम कर रहे हैं। ये क्यू पॉइंट ये वाला है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको कुछ और नाम दे देते हैं अपन। इसको किस लेटर से डिनोट कर दें? पी से कर देते हैं। क्यू को थोड़ा सा मैं और साइड में लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। ये जो क्यू पॉइंट है उसको यहां लिखा x2 कामा f इनवर्स x2, ध्यान से देखेंगे। और ये जो है एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया थ्रू g, है ना, और इसको कंसिडर कर लिया n अगेन, और इसको m कंसिडर कर लिया। अब आप समझें कि g क्या है, इसका सेंट्रोइड है, ठीक है, g इज सेंट्रोइड। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ g क्या आएगा? x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ y, y कोऑर्डिनेट ऑफ g वो आएगा f इनवर्स x1 f इनवर्स x1 प्लस f इनवर्स x2 प्लस f इनवर्स x3 बाय 3, ये आ गया। अब ये सब आने के बाद में कोऑर्डिनेट ऑफ m भी फाइंड करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ m, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, ये आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा f इनवर्स ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। नाउ mn is greater than gn। अब m का y कोऑर्डिनेट है ये f इनवर्स x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। Now this thing is greater than y कोऑर्डिनेट ऑफ m, ठीक है, y कोऑर्डिनेट ऑफ m है ये f इनवर्स ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। इट इज ग्रेटर देन y कोऑर्डिनेट ऑफ g, मीन्स f इनवर्स x1 प्लस f इनवर्स x2 प्लस f इनवर्स x3 बाय 3। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो देखिए यही था, हमें प्रूव करना था f इनवर्स ऑफ दिस थिंग इज ग्रेटर देन दिस, और ये हमने प्रूव कर दिया यहां पर। f इनवर्स ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है, सेम रिजल्ट प्रूव हो गया, है ना। क्वेश्चन में ये आगे पीछे लिखे थे, साइन भी फिर इस तरीके से था, क्वेश्चन तो हमने जो प्रूव किया वो वही रिजल्ट हमें मिला है। तो इस तरीके से प्रूविंग इनइक्वालिटी का यूज होता है। तो मैक्सिमा मिनिमा से पहले इन सब बातों का पता होना जरूरी था। अब हम आगे बढ़ते हैं और डेफिनेशन पर आते हैं। जैसा कि आपको बोला कि मैक्सिमा मिनिमा की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ये सब क्या होता है।
लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और रिलेटिव मैक्सिमा ये एक ही बात है, ठीक है। अ फंक्शन fx is said to have maxima at x equal to a if in sufficiently small neighborhood of x equal to a we have f of a greater than f of a minus h and f of a greater than f of a plus h। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, रिजल्ट है, ये हमें ध्यान रखना है। मैक्सिमा मिनिमा को अगर हमें बताना है कि वेदर फंक्शन हैज मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू ए और मिनिमा, तो हमें इस ही डेफिनेशन का यूज करना पड़ेगा। मैक्सिमा के लिए इसका करना पड़ेगा, मिनिमा के लिए भी हम देखेंगे। अब यहां पर आप ध्यान से अगर देखें तो कहीं भी फंक्शन के बारे में ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है, दोनों के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। इसका मतलब फंक्शन का कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस होने से उसके मैक्सिमा मिनिमा के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो बच्चे डायरेक्ट इसमें मैक्सिमा मिनिमा पढ़ते समय सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से ही शुरुआत करते हैं पढ़ने की, तो उनको फिर ये लगता है कि फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब ही यह है कि फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है, तभी तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो हम फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, वो डिफरेंशिएबल फंक्शन और जो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा उनके लिए हम देखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए फंक्शन का कंटिन्यूअस होना जरूरी है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, जो आगे के लेक्चर में हम देखेंगे। ये जो डेफिनेशन है हमें ये ध्यान रखना है। यहाँ जो h है ये सफिशिएंटली पॉजिटिव क्वांटिटी है, सफिशिएंटली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब अभी क्या देखा है हमने कि देखिए ये एक ग्राफ है, इस पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्यों है? क्योंकि इस पॉइंट पर वैल्यू ऑफ फंक्शन ये हाइट f ऑफ a है, और ये यहां पर भले ही काफी डिस्टेंस पर ये दिया हुआ है, लेकिन ये जो है h इज टेंडिंग टू 0, ग्राफ में क्लियरली समझ में, इसलिए इतना स्पेस दिया गया। इसके करस्पॉन्डिंग दिस पॉइंट इज जस्ट नेक्स्ट टू a, और ये पॉइंट भी जस्ट नेक्स्ट टू a टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ये टुवर्ड्स राइट साइड है। इस पर वैल्यू ऑफ फंक्शन जब हम फाइंड कर रहे हैं, ये हाइट लेस देन दिस हाइट है, दिस इज ऑल्सो लेस देन दिस थिंग, तो ये लोकल मैक्सिमा की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए फंक्शन हैज लोकल और रिलेटिव मैक्सिमा एट x इक्वल टू a। यही डेफिनेशन है, फंक्शन चाहे कंटिन्यूअस हो या ना हो, डिफरेंशिएबल हो या ना हो, यही कंडीशन, यही डेफिनेशन हमें ध्यान रखना है। जैसे कि यहां पर एक कुछ और, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखें यहां पर, और ये जो पॉइंट है ये a माइनस एच के करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन जो यहां आप देख रहे हैं, ये बेसिकली f ऑफ a माइनस एच है। तो अब आप यहां देखिए फंक्शन हमने डिसकंटिन्यूअस लिया है। अब x इक्वल टू a पर आप देखेंगे, यहां पर x इक्वल टू a पर वैल्यू ऑफ फंक्शन ये डॉट जो रेड आपको दिख रहा है ये f ऑफ a है। f ऑफ a प्लस h डेफिनेटली लेस देन f ऑफ a है, f ऑफ a माइनस h अगेन लेस देन दिस थिंग है। क्योंकि मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा की डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये यहां पर x इक्वल टू a पर फंक्शन का लोकल मैक्सिमा है, भले ही फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो हमें पूरा इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें मैक्सिमा मिनिमा में, तो पहले थियोरेटिकल पोर्शन में करना है, टाइम का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। थियोरी अच्छे से क्लियर होगी, फिर क्वेश्चंस तो हम कर लेंगे उसमें। एक और देखते हैं, यहां पर ये जो है यहां पर ओपन रहेगा, f ऑफ a पर वैल्यू ऑफ फंक्शन ये है, जो रेड डॉट ऊपर आपको दिख रहा है ये है, और राइट और लेफ्ट पे जा रहे हैं तो ये रेड डॉट के नीचे आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन यहां पर मिल रही है।
इसका मतलब फंक्शन का यहाँ पर क्या है, अगेन लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट हो रहा है। फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू a इस ग्राफ में भी। अब आते हैं लोकल और रिलेटिव मिनिमा। तो इसका भी डेफिनेशन समझते हैं। जब लोकल मैक्सिमा क्लियर हो जाता है तो मिनिमा को हम थोड़ा सा जल्दी से भी देख सकते हैं। अ फंक्शन f(x) is said to have a minima at x equal to a if in the sufficiently small neighborhood of x equal to a we have f of a less than f of a plus h, f of a also less than f of a minus h। जस्ट अपोजिट कंडीशंस हो गई हैं। लोकल मैक्सिमा में था f of a ग्रेटर देन f of a plus h, f of a ग्रेटर देन f of a minus h। यहां लोकल मिनिमा में f of a less than f of a minus h and f of a also less than f of a plus h, दोनों से ही लेस होना चाहिए। अब देखें ग्राफ के थ्रू, h अगेन स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी विच इज टेंडिंग टू 0। जैसे यहां पर x इक्वल टू a पर वैल्यू ऑफ फंक्शन ये रहा, इसके राइट और लेफ्ट पर गए तो फंक्शन क्या, वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसा आ रहा है, इससे तो ग्रेटर आ रहा है। सो f of a लेस देन f of a plus h, f of a also less than f of a minus h, therefore function has local minima at this point। फंक्शन का अगेन कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। जैसे इस केस में f of a का ये वैल्यू है, f of a minus h यहां जा रहा है, f of a plus h यहां पर है, मीन्स f of a plus h and f of a minus h both are greater than f of a। तो ये इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इस पॉइंट पर फंक्शन का क्या एग्जिस्ट हो रहा है, फंक्शन हैज लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू a। सेम यहां पर जो है ये जो है ये तो लोकल मैक्सिमा है जैसा हमने पहले देखा था। यहाँ लोकल मिनिमा, ये लोकल मिनिमा का केस नहीं है, ठीक है। इसमें ये जो पॉइंट है ये नीचे आना चाहिए, x ओरिजिन y, और एक्चुअल में ये ग्राफ ऐसा है, ये है x इक्वल टू a, यहां पर है a प्लस h, ये है a माइनस h, और ये वैल्यू है f ऑफ a प्लस h, यहां पर आएगा f ऑफ a माइनस h, ठीक है। और इस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू ये है f ऑफ a। सो f ऑफ a लेस देन f of a plus h, f of a also less than f of a minus h, therefore function has local minima at this point। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। The maxima and minimum value of function are the greatest and least value of function relative to neighborhood of the point in the domain। ये फर्स्ट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये बोला गया है कि मैक्सिमा का मतलब क्या होता है, उसके नेबरहुड पर, यानी उसके जस्ट राइट और लेफ्ट पर जब हम वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करेंगे उससे ज्यादा है। ओवरऑल फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम नहीं है, हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कुछ और हो, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमम मतलब उस लोकल पॉइंट पर उसका वैल्यू मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। नेबरहुड पॉइंट का मतलब है जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट टू दैट पॉइंट। द टर्म एक्सट्रीमम और टर्निंग वैल्यू में बी यूज्ड फॉर बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि यूज होते हैं। लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, लोकल मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा वैल्यू ऑफ फंक्शन may not be the greatest oblique least value in the finite interval। जैसे आपको बताया अभी कि ऐसा नहीं है लोकल मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। सिमिलरली लोकल मिनिमा का मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन नहीं है, उस पॉइंट के नेबरहुड पर वो मैक्सिमा या मिनिमा को रिप्रेजेंट करता है। ग्रेटेस्ट और लीस्ट हम कैसे फाइंड करेंगे वो भी देखेंगे। अ फंक्शन कैन हैव सेवरल maximum minimum values of and
मिनिमम वैल्यू, हाँ इट्स एक्चुअली क्या है, दो स्टेटमेंट एक साथ लिखे हुए। अ फंक्शन कैन हैव सेवरल मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यूज, मतलब एक ही फंक्शन में आपको कई मैक्सिमा और मिनिमा मिल सकते हैं, और मिनिमम वैल्यू यानी कि लोकल मिनिमम का वैल्यू जो है लोकल मैक्सिमा से ज्यादा भी हो सकता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। एंड मिनिमम वैल्यू में इवन भी ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू, मतलब क्या है, इसको इस ग्राफ से समझ सकते हैं। जैसे कि ये लिया इस तरीके से, ये अब यहां पर जो है ये अपन ने लिया, और ये जो है थोड़ा सा इसकी हाइट को और बढ़ा देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसा, अब ये देखिए ये लोकल मैक्सिमम है, ये दोनों लोकल मैक्सिमम है, और यहां पर हम देख रहे हैं ये लोकल मिनिमम है। नाउ लोकल मिनिमम वैल्यू इज ग्रेटर देन दीज टू मैक्सिमम वैल्यू, तो यहां पर यही बोला है फोर्थ पॉइंट में, अ फंक्शन कैन हैव सेवरल, ये तो है ही बहुत सारे मैक्सिमम मिनिमा हो सकते हैं। आगे जो लिखा है मिनिमम वैल्यू में इवन भी ग्रेटर देन दी मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं है, ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन तो लीस्ट वैल्यू ही होगा ना, वो मैक्सिमम वैल्यू से ग्रेटर कैसे हो सकता है। तो यहां पर मिनिमम वैल्यू का मीनिंग है लोकल मिनिमम वैल्यू मे बी ग्रेटर देन लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ये हमारा फोर्थ पॉइंट था जो कि अभी हमने देखा। और अब फिफ्थ पॉइंट है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन अकर ऑल्टरनेटिवली and between two consecutive maximum value there is a minimum value and vice versa। देखिए अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसमें कंडीशन जुड़ी हुई है और वो ये है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि दो मैक्सिमा है और उसके बीच में मिनिमा है ही नहीं। ठीक है, दो मैक्सिमा के इन बिटवीन एक मिनिमा जरूर होगा। सिमिलरली दो मिनिमा के बीच में, जैसे ये दो मैक्सिमा है, इनके इन बिटवीन एक मिनिमा जरूर होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस हमने दिया है। एंड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, ठीक है, जैसे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन अकर ऑल्टरनेटिवली एंड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमम वैल्यू देयर इज अ मिनिमम वैल्यू, जैसे यहां बोला, एंड वाइस वर्सा, मतलब दो मिनिमम वैल्यू के इन बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू भी होगा। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट। अब आते हैं एब्सोल्यूट और ग्लोबल मैक्सिमा। तो जैसे कि बात हुई मिनिमम वैल्यू में भी ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू, मींस क्या, लोकल मिनिमम वैल्यू में भी ग्रेटर देन लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन जब हम ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। यानी किसी गिवन इंटरवल में कोई फंक्शन है और इंटरवल गिवन है, उसमें उस इंटरवल में फंक्शन का जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू और ग्लोबल मैक्सिमा। और जो भी उसका सबसे मिनिमम वैल्यू होगा वो उसका होगा ग्लोबल मिनिमा। तो a function has global maxima at x equal to c if f of c is greater than f of x for all x belongs to domain of the function or in the given domain। restricted domain भी दे सकते हैं जिसको हम इंटरवल बोलते हैं, किसी पर्टिकुलर इंटरवल में भी हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा सकता है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट c पर ग्लोबल मैक्सिमा कब होगा, जब उसी पॉइंट पर सबसे ज्यादा वैल्यू मिले और बाकी इंटरवल या फंक्शन का जो डोमेन है उनकी सारी जितने भी x की वैल्यूज होंगी उस पर उससे तो कम वैल्यू ही मिले हमें। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, इसमें कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है। सिमिलरली एब्सोल्यूट और ग्लोबल मिनिमा, अ फंक्शन हैज अ ग्लोबल मिनिमा एट x इक्वल टू c इफ f of c less than or equal to f of x for all x belongs to domain of the function। अब आते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पर। जैसे कि मैंने आपको बोला था कई स्टूडेंट शुरुआत ही यहां से करते हैं मैक्सिमा मिनिमा की।
लेकिन ऐसा नहीं है, जितना अभी हमने देखा वो पहले पता होना जरूरी है, तब हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पर आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे पता करेंगे? पहली बात तो ये ध्यान रखना है, दिस टेस्ट इज फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन। ये कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए ही है,